इसकी एक इजाफी बैटरी मैं अपने साथ लाया हूँ। इसकी एक इजाफी बैटरी भी मैं अपने साथ लाया हूँ। मैंने इसकी मालूमात में इजाफा किया, मगर वॉकी टॉकी ऑफ करना मैं नहीं भूला था हूँ कहकर इसने किसी भी किस्म का तज़किरा करने से गुरेज किया था। सूरज काफ़ी देर हुई पहाड़ों में गायब हो चुका था। अब अंधेरा गहरा होने लगा था। शायद वो रात को जंगल में घुसने की कोशिश ना करे। मैंने अंदाज़ा लगाया। हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इनका घेराव मुकम्मल हो चुका है तो वो सुबह तक कार्रवाई को मौखर कर सकते हैं, मगर यह भी हकीकत है कि पूरी रात इंतज़ार करने में इनका अपना ही नुकसान है। मैंने पूछा, वो कैसे? जाहिर है हमारा जंगल में छुपा होना एक अंदाज़ा ही तो है, और अंदाज़ों का गलत होना हैरान कुन नहीं होता। आपके पास पानी मौजूद है या ख़त्म हो गया है? मैंने मौजू बदलते हुए पूछा। थोड़ा सा होगा, चाहिए क्या? नहीं, मैंने इस नफ़ी में सर हिलाया। मेरी वाटर बोतल भरी हुई है। पानी के इस्तेमाल में एहतियात बरतनी पड़ेगी, ना मालूम कब तक छुपना पड़े। चश्मे की जगह मुझे मालूम है, मगर फासला ज़्यादा है। मैंने इंकशाफ किया। चश्मे तो यहाँ भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। अगर नक्शे में मौजूद हुए फिर इनको तलाश करना आसान होगा। ये आर्जी और छोटे चश्मे हैं, ये नक्शे पर ज़ाहिर नहीं किए जाते। कुछ खाने का मूड है? इसने मज़ाहिया अंदाज में कहा। कुछ तो यूँ कह रहे हो जैसे दसियों खाने यहाँ मौजूद हैं। मैं खिसिया कर बोला, सर कुछ ना कुछ तो मौजूद है ना। अच्छा, फ़िलहाल गुफ्तगू से परहेज़ करो। नाइट विजन साइट से चारों जानब के इलाके को यहीं बैठे बैठे देख लो, क्या पता दुश्मन पेशकदमी कर रहा हो। नाइट विजन साइट की एक क्या ज़रूरत है, मेरे पास वायरलेस सेट मौजूद है। मैं वॉकी टॉकी ऑन कर लिया। चंद लम्हों में की शां के बाद एक आवाज़ उभरी, कंट्रोल फॉर ऑल स्टेशन, ओके रिपोर्ट देंगे। नंबर 5 ने अल्फ़ाबेट की ज़ुबान में जवाब दिया, ऑस्कर किलो ओके। नंबर 6 कंट्रोल ने अगला कॉल साइन पुकारा। नंबर 6 ऑस्कर किलो। नंबर 6 ने जवाब दिया। वो फर्दन तमाम पार्टियों को पुकारता गया और मुतलका पार्टी लीडर जवाब देता गया। सब अच्छा की रिपोर्ट लेकर इसने तमाम पार्टियों को अगले हुक्म के इंतज़ार का मसला सुनाया। यकीनन इसने पार्टियों को आगे बढ़ने या अपनी जगह पर रात गुजारने का इंतज़ार करने की बाबत का हुक्म सुनाना था। मैं भी वॉकी टॉकी बंद किए बगैर काफ़ी देर महवे इंतज़ार रहा। 10-15 मिनट के बाद एक मरतबा फिर तमाम पार्टियों को अपनी जगह पर ठहरे रहकर सुबह सवेरे तक पेशकदमी की कार्रवाई मौखर करने का हुक्म दे दिया गया था। मैंने वॉकी टॉकी बंद करते हुए कहा, मतलब वो डर गए हैं? नहीं यार, एक स्नाइपर को रात के वक्त इस जंगल में ढूंढना यकीनन भोसे के ढेर में से सुई ढूंढने के मुतरादिफ है। इन्होंने जंगल को तकरीबन घेरे में ले लिया है। कल दिन की रोशनी में इत्मीनान से अपने दुश्मन का शिकार कर लेंगे। अगर आप ठीक होते तो क्या हम यहीं बैठे इनका इंतज़ार करते रहते? तो कहाँ जाते? इस जंगल से निकल भागते। वो जितनी भी कोशिश कर लें, चप्पे चप्पे पर अपने आदमी तैनात नहीं कर सकते। इनके घेरे में कई शिगाफ होंगे। ज़ीशान, आते वक्त दुश्मन की बेखबरी में इन रस्तों से गुजरना इतना मुश्किल नहीं था। हमने नक्शे को भी बस सरसरी अंदाज में ही देखा था। आज दिन को भी बड़ी बारीकी से इलाके का नक्शा खंगाल चुका हूँ। इस जंगल के मशरकी तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है, जंगल की जानब से सारा सिलसिला सीधी खड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल है, जिन्हें नक्शे की ज़ुबान में स्कॉर्पमेंट कहते हैं, और ऐसी चढ़ाइयाँ कोई कोहे पेमा ही सर कर सकता है। मगरबी जानब इनके किसी सेक्टर का बेस है, गालिबन आप जिसे लॉली सेक्टर बतला रहे हैं, और इसी पहाड़ी सिलसिले पर इनकी 2 और पोस्टें भी मौजूद हैं। सादा अल्फाज में कहूँ तो इस जानब से इस वक्त भाग निकलना, जबकि पोस्टों के संतरी करना हो, नहायत दुश्वार बल्कि नामुमकिन है। शुमाल की जानब तंग रोड और सफ़ेद नाला है। ये दोनों रास्ते खुली किताब की मानंद है, और सबसे बढ़कर ये रास्ता दुश्मन के इलाके की जानब जाता है। कोई बेवकूफ़ ही इस रास्ते से निकलने की कोशिश करेगा। अब रह गई जुनूब की सिमत, तो इस जानब चप्पे चप्पे की निगरानी कोई मुश्किल काम नहीं है। सर, आप मुझे खौफज़दा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बस सूरत हाल का सही तज्ज़िया करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा छोड़े सर, पेट पूजा करते हैं। मैंने स्मॉल पैक से भूने हुए चने के बिस्किट निकाल कर खाना शुरू कर दिए। ये ग़िज़ाई से भरपूर बिस्किट थे। चंद बिस्किट ही आदमी को 24 घंटे की तवानाई मुहैया कर सकते थे। यही बिस्किट उस्ताद सादिक के पास भी मौजूद थे। मेरी तरकीब पर इसने बिस्किट चबाने शुरू कर दिए। इसने बिस्किट खाकर कहा, मुझे भी पानी पिला देना। ये लें, पहले आप पी लें। मैं अपनी जगह से सिरक कर वाटर पाइप इनकी जानब बढ़ा दिया। पानी तो बहुत मीठा है इस चश्मे का। शेर होकर पानी पीने के बाद इसने वाटर पाइप मेरी जानब बढ़ा दिया। वाकई सर, बहुत उम्दा पानी है।
अच्छा अब आराम कर लो, क्योंकि सुबह एक लम्हे के लिए भी आराम से नहीं सो सकोगे। ठीक है, मगर आप पहले आपका पाँव देख लूँ। मैं उस्ताद सादिक की तरफ बढ़ गया। वाकई इसका पाँव काफ़ी सूजा हुआ था, सूजन पिंडली तक फैल गई थी। इसका इलाज किसी हस्पताल में ही मुमकिन था। मैंने अपनी जगह वापस आकर आंखें बंद कर ली। मेरे असाब जितने भी मजबूत होते, मेरा पहला मिशन था और ऐसे हालात से पहली बार ही मेरा वास्ता पड़ रहा था। गुज़िश्ता रात की तरह मुझे इस रात भी बस वाजबी सी नींद आई। बार बार आँख खुल जाती। बस चंद बार मैंने वॉकी टॉकी ऑन करके दुश्मन को भी सुनने की कोशिश की। बस एक मरतबा इन्हें सब कुछ अच्छा कह देते हुए सुना, फिर खामोशी छाई रही। सुबह सादिक के वक़्त मुझे उस्ताद सादिक की आवाज़ सुनाई दी, ज़ीशान सो रहे हो? कोशिश तो रात भर रही है मगर कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई। अच्छा अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाओ, क्योंकि दिन भर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सर, मगर आप यकीनन अब मेरे लिए नीचे उतरना मुमकिन नहीं होगा। तो ये कहकर ये कि मेरे पास इस मकसद के लिए शॉपर मौजूद है, बस आपको थोड़ी जहमत करना पड़ेगी। बड़ी खुशी से कहकर मैं नीचे उतर गया। नीचे उतरने से पहले मैंने स्मॉल पैक और राइफ़ल वहीं मचान पर छोड़ दी थी। थोड़ी दूर जाकर मैंने अपना फितरी तकाजा पूरा किया और फुजला जात को बड़ी एहतियात से ज़मीन में दबा दिया, क्योंकि इससे दुश्मन को हमारी मौजूदगी का यकीन हो जाता और ये यकीन इनकी कोशिशों को तक़वियत देने के साथ इन्हें मज़ीद चुकन्ना और मोहतात कर देता। वापस जाकर मैंने उस्ताद सादिक के शापर में मौजूद फजला जात को भी ठिकाने लगा दिया और फिर दरख्त पर चढ़कर खुद को मचान में छुपाने लगा। छुपने से पहले मुझे थोड़ा पानी दे देना, बाद में यकीनन हमें हरकत करने का मौका नहीं मिलेगा। जी सर, कहकर मैंने स्मॉल पैक से वाटर बोतल निकाल ली और उस्ताद सादिक से वाटर बोतल को लेकर आधा पानी इसमें मुंतकिल कर दिया। खुद को कैमोफ्लेज करके मैंने वॉकी टॉकी ऑन कर लिया। पार्टियों को पेशकदमी करने का हुक्म दिया जा रहा था। आगे बढ़े लेकिन एहतियात से। फायरिंग करने से पहले ये बात मद्देनज़र रहे कि चारों तरफ आपके अपने साथी मौजूद हैं। कोशिश यही करना कि दुश्मन जिंदा हाथ लगे। और मैं इनकी बातें सुनने लगा, मगर उस्ताद सादिक ने ज़्यादा देर मुझे वॉकी टॉकी ऑन ना रखने दिया। ज़ीशान बस वायरलेस सेट ऑफ कर दो, इसकी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है। जी सर, कहकर मैंने वॉकी टॉकी ऑफ कर दिया। 1.5-2 घंटे के बाद दुश्मन के चंद सिपाही हमारे करीब से गुजरते चले गए। वो आहिस्ता कदमों से आसपास का जायजा लेते हुए वहाँ से गुजरे थे। गाहे गाहे वो दरख्तों के ऊपर भी नज़रें डाल लेते थे। मुझे इनके अंदाज में खौफ की झलक नज़र आई। बिलाशुबा वो अंधी गोली का शिकार होने से खौफज़दा थे। शाम तक वो वहीं घूमते रहे, लेकिन मुख्तलिफ अतराफ से फायरिंग की भी आवाज़ सुनाई देती रही। रात को भी पार्टियों ने जंगल में डेरा डाला, मगर हमारी मचान के करीब कोई पार्टी नहीं ठहरी थी। अंधेरा गहरा होते ही मैंने पहले तो शब दीद ऐनक लगाकर चारों जानब किसी दुश्मन के ना होने का यकीन किया और फिर वॉकी टॉकी ऑन करके उनकी आवाज़ सुनने लगा। इनकी बातों से पता चला कि हर पार्टी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक ग्रुप का काम जंगल में घुसकर तलाशी लेना और दूसरे ग्रुप का काम जंगल का घेराव करना था। इसलिए घेरा डालने वाली पार्टियां कल से अपनी अपनी जगह मौजूद थीं और तलाशी के लिए मुख्तलिफ पार्टियां 3 अतराफ से जंगल में दाखिल हो चुकी थीं, बल्कि अंधेरा छा जाने के बाद भी जंगल ही में थी। अलबत्ता अंधेरा छा जाने की वजह से पार्टियों को अपनी अपनी जगह पर पड़ाव डालने का हुक्म दिया गया था। मेरे पास पानी ख़त्म हो गया है, मैंने गुफ्तगू की इब्तिदा ही मायूस कुन खबर से की। उस्ताद सादिक ने मुस्कुराकर कहा, यही खबर मेरे पास भी मौजूद है, मतलब अपनी आजमाइश शुरू हो गई है। वो इत्मीनान से बोला, स्नाइपर की सारी ज़िंदगी ही आजमाइशों में घिरी होती है। वैसे पानी के बगैर इंसान कितने अरसे तक ज़िंदा रह सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका इन्हिसार तो इंसान की जिस्मानी हालत, इरादे, अल्लाह पाक की ज़ात पर एतमाद और वापस लौटने की उम्मीद पर होता है। वैसे सुना ही यही है कि पानी के बगैर लोग महीना भर ही ज़िंदा रह सकते हैं। ये कहकर वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर मुस्कुराता हुआ बोला, बहरहाल यहाँ ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। दरख्तों के सब्ज़ पत्ते पानी और खुराक दोनों की कमी को पूरा करने की खासियत रखते हैं। मैं दबी आवाज़ में हंसते हुए कहा, वैसे सर आप पहले भी मुख्तलिफ मिशन पर सरहद पार आ चुके हैं, क्या कभी ऐसी सूरत हाल से वास्ता पड़ा? वो गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, मैं पहले मिशन में कामयाबी के करीब पहुंच गया था, मगर मुझे अपने ही उस्ताद ने धोखा दे दिया। मैंने हैरानी से पूछा, उस्ताद ने धोखा दे दिया? हाँ ज़ीशान, उस्ताद हाशिम मेरे साथ सीनियर था। हम दोनों एक ही झाड़ी में छिपे हदफ की आमद के मुंतज़िर थे। हदफ के नज़र आते ही उस्ताद के हुक्म पर मैंने गोली चलाई। जो हदफ के माथे पर लगी थी। दुश्मन की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और हमारी बदकिस्मती के दुश्मन को हमारी जगह के बारे में अंदाज़ा हो गया था।
उस्ताद हाशिम ने मुझे वहाँ से फ़रार होने का कहा और मेरी स्नाइपर राइफ़ल मुझसे ये कहकर ले ली कि इसकी राइफ़ल फायर के काबिल नहीं रही थी। अपनी राइफ़ल इसने मुझे पकड़ा दी थी। उस्ताद जी आप भी चले ना, मेरे लहजे में नातजुर्बाकारी बोल रही थी, वरना वहाँ से दोनों आदमियों का एक साथ भागना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। पर यह बात उस्ताद हाशिम को अच्छी तरह मालूम थी। इसने कहा आप सीधे वहाँ पहुँचें जहाँ हमने गुज़िश्ता शब गुजारी थी। वहाँ से पहले रुकने की कोशिश ना करना और मेरी फ़िक्र भी ना करना। मैं मरने वाला नहीं, मुझे एक दूसरा रास्ता मालूम है। मुझे मुतज़ब्ज़ब देखकर इसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा, वादा करता हूँ ज़िंदा रहूँगा और ये भी अपने पास रखो, मैं आकर ले लूँगा। कम अज़ कम ये वज़न तो आप साथ ले जाएं ताकि मुझे भागने में आसानी रहे। इसने अपना पिस्तौल फालतू मैगज़ीन के और अपनी वाटर बोतल के मेरे हवाले कर दी। उस्ताद जी मैंने तकरार करना चाहिए, मगर इसने कता कलामी करते हुए अपनी जेब से एक लिपटा हुआ कागज़ निकाल कर मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, अगर मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए तो इस रास्ते पर चल पड़ना। ये बिल्कुल आसान और महफूज रास्ता है। अब भागो वरना मैं सही तौर पर दुश्मन को नहीं रोक पाऊँगा। इसकी तनबीह से पहले दुश्मन की जानिब से फायर के 2-3 ब्रस्ट आए और मैं पीछे को खिसक गया। इस वक्त हल्की सी ठक मेरी समातों से टकराई और मुझे पता चल गया कि दुश्मन अपने एक आदमी से महरूम हो गया है। घनी झाड़ियों का सिलसिला इतना तवील नहीं था, मगर इन झाड़ियों की आड़ लेकर फरार हुआ जा सकता था। झाड़ियों के अख्ताम पर ढलान थी, वहां पहुंचकर बंदा यूं भी नज़रों से ओझल हो जाता था। लेकिन ये सब इस वक्त मुमकिन था जब दुश्मन को हमारी जगह के बारे में पता ना होता। अब तो दुश्मन इस जानिब मुतवज्जा हो गया था और यकीनन हमारा ताक़ुब करके वो आसानी से हमें रास्ते ही में धर लेते। अलबत्ता अगर एक आदमी इनके साथ फायर का तबादला करता रहता तो दूसरा आसानी के साथ फरार हो सकता था। यही सोचकर उस्ताद हाशिम ने मुझे वहाँ से भगा दिया था। रास्ते में ये सोचकर मेरे दिमाग में सरगर्दा रही कि उस्ताद हाशिम वहाँ से कैसे भागेगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोला करता था और इसने बड़े एतमाद से कहा कि इसे एक ऐसा दूसरा रास्ता मालूम है और मुझसे वादा भी किया था कि वो ज़िंदा रहेगा। झाड़ियों का इलाका मैंने झुककर दौड़ते हुए तय किया था, मगर ढलान से उतरते ही सीधा खड़ा होकर भाग पड़ा। इस नशीब में मैं अंधाधुंध होने वाले फायर से महफूज था। गुज़िश्ता रात की पनाहगाह तक मैं बगैर रुके भागता चला गया। वो जगह कार्रवाई के इलाके से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर थी। तमाम रास्ते मेरे कानों में मुसलसल फायरिंग की आवाज़ गूंजती रही। इसका मतलब यही था कि उस्ताद हाशिम मुकाबले पर डटा हुआ है। मगर जब मैं अपनी पनाहगाह से फरलांग भर के फासले पर पहुंचा तो यकदम फायरिंग का सिलसिला मौकूफ़ हो गया। मैं झाड़ियों में छुपी छोटी सी गुहा में घुसकर उस्ताद हाशिम का इंतज़ार करने लगा। नामालूम क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी परेशान कुन सोचों में मुख्तलिफ ख़यालात सरगर्दा थे। उस्ताद हाशिम वहाँ से कैसे फ़रार होगा, क्योंकि वो दुश्मन को कैसे चकमा दे पाएगा। कहीं दुश्मन उसका ताक़ब करते हुए इस ठिकाने तक तो नहीं पहुंच जाएगा। और क्या मुझे वहीं बैठकर इसका इंतज़ार करना चाहिए या छुपने के लिए जगह तब्दील कर लेनी चाहिए। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि उस्ताद हाशिम को फ़रार होने का जो रास्ता मालूम है वो किसी दूसरी सिमत को जाता हो, और इसीलिए तो उस्ताद ने मुझे दूसरे रास्ते का नक्शा दिया था। मैंने जेब से उस्ताद का दिया हुआ कागज़ निकाल कर खोला और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। इस कागज़ में स्नाइपर राइफ़ल की फायरिंग पिन लिपटी हुई थी। उस्ताद हाशिम ने सच कहा था कि इसकी राइफ़ल फायर के काबिल नहीं है। ये लहदा बात के वो खराबी इसके अपने हाथ की पैदा की हुई थी। राइफ़ल की फायरिंग पिन कागज़ में बंद करके इसने मुझे वाज़ेह इशारा दिया था कि मुझे इसकी गलत बयानी के बारे में मालूम हो जाए और मैं यकीन कर लूँ कि वो अपने मुल्क पर कुर्बान हो गया है, लेकिन इस तरह के अपने ज़ेरे कमान की जान को बचा गया था। इस वक्त मुझ पर खुद ब खुद इसकी आखिरी गुफ्तगू की गुत्थियाँ खुलती चली गई। इसने अपनी राइफ़ल ये कहकर मेरे हवाले की थी कि राइफ़ल ख़राब है, लेकिन इसके साथ इसकी खराबी का इलाज भी मेरे हवाले कर दिया था। और ये तो आप जानते होंगे कि हर स्नाइपर रिटायर होते वक्त अपनी राइफ़ल अपने जानशीन के हवाले करता है। इसने भी यही किया, मगर मुझे शक भी नहीं होने दिया। फिर इसने कहा था मुझे दूसरा रास्ता मालूम है, और वो दूसरा रास्ता एक ऐसी सिमत को जाता था जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं। और फिर इसने वादा किया था कि वो मरेगा नहीं, और यकीनन शहीद कभी मरा नहीं करते।